हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कैफे एडवर्ड। आज के सेशन में हम लोग इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिन पे बेस रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक एसिड और उनके ऑक्साइड्स। तो मैं शुरुआत करता हूँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिया, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसी बहाने हम लोग एक बार लुईस एसिड की भी प्रैक्टिस कर ले, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके पास 6 है, इसके पास 5। इसको 3 की रिक्वायरमेंट, इसको 2 की। जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती है हम उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर NO का स्ट्रक्चर होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे N के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही NO पैरामैग्नेटिक होता है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है N2O। वहाँ पर सेंटर एटम है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और ऑक्सीजन, ये वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ करते चले जाओगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। NO2 में सेंटर एटम इज नाइट्रोजन और रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। तो दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ से नाइट्रोजन अगेन इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन के पास अगेन देखिए यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए ये फिर से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। N2O3 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। N2O3 पे लास्ट ईयर ही JEE एडवांस के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो N2O3 में कैसे बनाते हैं? N2O3 के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर सजेस्टेड है, बोथ आर करेक्ट, आप कोई भी याद कर सकते हो। पहला होता है पहले को देखिए बनाने का तरीका। हमने एक NO2 बना लिया और एक NO बना लिया। अब दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन थे, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, N2O3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा इसका एक और स्ट्रक्चर है, जब भी यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। जब भी यहाँ पे ऑड नंबर में स्ट्रक्चर होगा तो आप यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन डाल देंगे, बाकी दोनों साइड पे ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एक्चुअली इस तरह है कि NO2 जो होता है वो नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन पे भी बॉन्ड बना सकता है। तो हमने वो दोनों पॉसिबिलिटी देख के बॉन्ड बनाया। अब JEE एडवांस में जानते हैं क्वेश्चन क्या आया था? JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने को आया था। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। यहाँ पर उसके पास ऑलरेडी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे? 3। अब इस नाइट्रोजन के पास 5 थे, 2 3 2 5 ऑल यूज़ हो गए। ऐसे इधर 2 इधर यूज़ हुए, 1 इधर यूज़ हुआ है। कितने यहाँ पे अभी बच गए हैं? 1 बच गया। तो अब लोन पेयर आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर हैं टोटल यहाँ पर। तो इस तरह से लोन पेयर का काउंट निकालने के लिए आपको आया था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। N2O5 फिर से मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन ऑड नंबर में है और N2O4 इवन नंबर में, इवन नंबर में होता है तो नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रोजन से ज्वाइन होगा। और ये तो बहुत आसान है, 2 NO2 को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ये N2O4 NO2 का ही डाइमर होता है। तो आपको पता है कि दोनों NO2 के पास एक एक क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों आपस में पेयर हो जाते हैं और N2O4 बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम N2O5 बनाएंगे तो N2O5 में बस दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड आ जाएगा, बाकी के ऑक्सीजन दोनों साइड से आप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इक्वली। तो बस N2O4 बनेगा, बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, N2O5 बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो है P4 का। तो P4 को बनाने के लिए बहुत आसान है, आपको यहाँ पे फॉस्फोरस को एक टेट्राहेड्रन के अकॉर्डिंग सेटल कर देना है। दिस इज P4, सिंपल। फिर हमें बनाना था क्या? P4O6। तो P4O6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से वापस फॉस्फोरस को एक टेट्राहेड्रन में बनाइए। ठीक है, और हर एक फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दीजिए।
तो हर एक फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आप इंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर से ऑक्सीजन को ले लेता हूँ। हर ऑक्सीजन के बीच, फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दीजिए। बाकी के सारे बॉन्ड आप एज इट इज़ जैसे बनाते थे वैसे बना दीजिए। P4O6 भी आपका रेडी हो जाएगा। जितने PP बॉन्ड है उन सब के बीच में एक एक आपको क्या करना है, ऑक्सीजन डालना है। हर PP बॉन्ड के बीच में एक एक ऑक्सीजन को आपको डालना है। तो बस हमने क्या किया है, हर एक PP बॉन्ड, तो टोटल यहाँ पर इससे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल कितने PP बॉन्ड बन रहे थे, 6 PP बॉन्ड बन रहे थे। इसलिए हर 6 PP के बॉन्ड के बीच में एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये हमारा P4O6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों होता है पता है? इवन ये फिंगर से टच करने पे भी ब्रेक कर जाता है, क्योंकि इसका जो ये बॉन्ड एंगल है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। आप एक्सपेक्ट करते हो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये बहुत टाइटली पैक्ड टेट्राहेड्रल होता है। आप इसका बॉन्ड इतना टाइटली पैक्ड होता है कि इसको फिंगर से टच करने पर भी ये ब्रेक कर सकता है। और वाइट फॉस्फोरस हाईली पॉइजनस होता है, इसको हम लोग रेड पॉइजन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अगेन चलिए हम बनाते हैं एक बार फिर से। P4O10 बनाना है हमें। तो P4O10 बनाने के लिए फिर से वही चीज़ है कि आप वापस से P4 बना दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद P4O6 पहले पूरा एज इट इज़ बना दीजिए। P4O6 सब जगह पे P4O6 बना दीजिए। P4O6 बन गया। अब हर फॉस्फोरस पे एक एक फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रख दीजिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड P4O10। तो ये आपके तीनों फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स और उनके फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर हो गए। फिर आता है सॉलिड HPO3। देखिए सॉलिड HPO3 जो होता है वो एक्चुअली दो तरह से एग्जिस्ट करता है, या तो ट्राइमर के फॉर्म में या फिर टेट्रामर के फॉर्म में। ठीक है। ट्राइमर के फॉर्म में वो 6 मेंबर की रिंग बनाएगा, टेट्रामर के फॉर्म में वो 8 मेंबर की रिंग बनाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बना के दिखाता हूँ कि वो ट्राइमर रहेगा, 6 मेंबर की रिंग कैसी दिखेगी। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, P इस तरह से आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये आपके फोकस से बाहर हो गए थे स्ट्रक्चर, इसको मैंने वापस से हाईलाइट कर दिया है। आई थिंक अभी आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। हाँ, ये मैंने PO 6, देखिए 6 मेंबर की रिंग बन गई। अब हर एक फॉस्फोरस के ऊपर आपको एक डबल बॉन्ड O और एक OH लगाते चले जाना है। डबल बॉन्ड O एंड OH, डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये आपका HPO3 का ट्राइमर हो गया। टेट्रामर में बस आप इसी को 8 मेंबर का बना दीजिए और हर एक P पर डबल बॉन्ड O एंड OH ऐड करते चले जाइए। बहुत आसानी से आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत आसान है। हमें पता है ऑक्सी एसिड में जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो सब ऑक्सीजन से ज्वाइन होंगे, बाकी सारे एटम सेंटर एटम से। तो यहाँ पर सेंटर एटम इज व्हाट, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज सेंटर एटम। हमेशा ध्यान रखिए ऑक्सी एसिड में ये बॉन्ड तो कन्फर्म नहीं प्रेजेंट होगा, PO। ठीक है। उसके अलावा बाकी क्या बचा यहाँ पे, बाकी के 3 ऑक्सीजन बचे, उनको इसके नेबरहुड में रख दीजिए। और तीनों एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नेबरहुड में रख दीजिए। अब ये दोनों आपस में एक शेयर करेंगे, ये इससे एक शेयर करेगा, ये इससे एक शेयर करेगा। फिर इसको एक की रिक्वायरमेंट है, ये इससे एक शेयर करेगा, ये इससे एक शेयर करेगा, इससे। ये बन गया हमारा H3PO4। काफ़ी आसानी से बन गया। ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो H3PO हमें क्या बनाना है, H3PO3। उसमें देखिए क्या हुआ, H3PO3 में ध्यान रखिएगा, इट हैज़ ओनली व्हाट, इट हैज़ 2 एसिडिक हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, बाकी किससे कंबाइन होगा, सेंटर एटम से। फिर से वापस हमने बॉन्ड बनाना शुरू किया। P डबल बॉन्ड होना ही होना है। उसके बाद POH है, फिर POH है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, PH आ गया। ये हमारा बन गया H3PO3। फिर इसके बाद H3PO2। इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर सर्च करना है और बनाना शुरू कर देना है।
तो H3PO3 के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से वापस वही P डबल बॉन्ड O, और इसके पास केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन था, बाकी के सारे हाइड्रोजन किससे कंबाइन है, सेंटर एटम के साथ। तो ये हमारे तीनों फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड हो गए। आपको इनके स्ट्रक्चर याद रखने चाहिए। इसमें H3PO3 और H3PO2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने आप में इसको इम्पोर्टेंट बना देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं वो है H4P2O7। अभी तक देखिए हम लोग जो देख रहे थे वो सब मोनो एसिड थे, मतलब सबके पास एक ही एक सेंटर एटम था। अब हम यहाँ पर जो बनाने जा रहे हैं वो सब मल्टी सेंटर होंगे। देखिए इन सब में एक पैटर्न है, अगर आप उस पैटर्न को मैच कर लोगे ना तो फिर आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा ईजिली। मैंने ये सब में पैटर्न देखा हुआ है और मैं उसी पैटर्न से मुझे ये हमेशा याद रहता है। अब जैसे मुझे फॉस्फोरस के डाई फॉस्फोरिक एसिड बनाने हो तो मुझे हमेशा H4P2O7 सबसे अच्छा लगता है पहले बनाना। तो सबसे पहले आप क्या बना दीजिए, H4P2O7। इसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब भी होगा तो आप सेंटर एटम, दोनों सेंटर एटम के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पता है हर ऑक्सी एसिड में एक ये बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा कंपल्सरली। ठीक है, तो ये मैंने कंपल्सरली बॉन्ड दिखा दी। अब आप वहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर लिए और हाइड्रोजन काउंट कर लिए। वहाँ पर आपके पास 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन बचे। वो चारों ऑक्सीजन चारों हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ये बन गया हमारा H4P2O7। ठीक है, अब इसी में देखिए मुझे आगे बनाने की जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप खुद अपने आप करने की कोशिश करिएगा। अब H4P2O7 बनाया, एक ऑक्सीजन कम करना है। एक ऑक्सीजन बताइए यहाँ पे कहाँ से कम कर सकते हैं। अगर हम H4P2O6 बनाएंगे तो हमें एक ऑक्सीजन अगर कम करना होगा तो हम कहाँ से कम करेंगे, वो इस पोजीशन से कम करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H4P2O6। सिंपल। ठीक है, फिर उसके नीचे जाइए H4P2O8, उसमें हमें 2 ऑक्सीजन बढ़ाना है। अब 2 ऑक्सीजन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर दिख रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर दिख रही है, दोनों फॉस्फोरस के बीच में। तो आपको क्या करना है, दोनों फॉस्फोरस के बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड लगा देना है, H4P2O8 आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आता है H4P2O5। H4P2O5 में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। H4P2O5 में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो आपको बस सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पर ऑड ऑक्सीजन है या इवन ऑक्सीजन है H4P2O5 में। तो यहाँ पर देखिए ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन था, तो अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो आपको सबसे पहला बॉन्ड क्या लगाना है, POP। फिर उसके बाद हर ऑक्सी एसिड में ये बॉन्ड होना ही है फॉस्फोरस के। अब उसके बाद आपके पास देखिए कितने ऑक्सीजन बचे, 2, और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 4। यानी दोनों साइड पे एक एक ऑक्सीजन ऐसे नेबरहुड में रख दीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, और दोनों हाइड्रोजन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और जो बचे हुए हाइड्रोजन थे वो यहाँ पर कर दीजिए। तो इससे क्या पता चला आपको स्ट्रक्चर इनका, यहाँ पर केवल 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है और 2 नॉन एसिडिक हाइड्रोजन थे। आप आसानी से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हो, समझ रहे हैं ना ये ट्रिक। तो आपको H4P2O7 याद है तो आप बाकी सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो इसमें। ये बहुत अच्छा आपके लिए ट्रिक रहेगा, इसको अगर आप याद करते हो तो एग्जाम में सीधे आपका क्वेश्चन आता है और आप इजीली उसको हैंडल कर पाते हो। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास सॉलिड SO3। सॉलिड SO3 जो होता है वो 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, एक तो ट्राइमर या फिर टेट्रामर के फॉर्म में। तो जब ट्राइमर के फॉर्म में होता है तो अगेन ये 6 मेंबर की रिंग बनाएगा, और टेट्रामर के फॉर्म में ये 8 मेंबर की रिंग बनाएगा। तो मैं आपको ट्राइमर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, सल्फर ऑक्सीजन को ऑल्टरनेटिवली इस तरह से प्लेस करें कि वो एक 6 मेंबर की रिंग बना लें। ठीक है, और हर एक सल्फर पर 2 ऑक्सीजन, हर एक सल्फर पे 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड लगा दीजिए। दिस इज योर SO3 होल थ्राइस। आपको 8 मेंबर का बनाना है तो SO 8 मेंबर की रिंग बनाइए और हर एक सल्फर पर डबल बॉन्ड O प्लेस कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है ये काफ़ी आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फिर से वापस आ गए, जैसे फॉस्फोरस में था वैसे ही सल्फर के भी मल्टी सेंटर ऑक्सी एसिड्स होते हैं, इनको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इनको बनाने में भी अगेन मैंने देखिए सबसे पहले क्या लिया है, 7 मेंबर वाला, क्योंकि 7 मेंबर है तो एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, SOS। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास हर एक सल्फर पर क्या लगाना है आपको, डबल बॉन्ड O।
ठीक है। और जो ये दोनों हाइड्रोजन है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, वो कहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पर। अभी कितने ऑक्सीजन हो गए देखिए 5, बाकी के दोनों ऑक्सीजन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में H2SO7। इसको हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, इसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर में ही मैं सारे एडिट करूंगा। पहले आप इसको आराम से देखिए, मैंने ऑड था SOS बनाया, फिर इसी स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर में मुझे बनाना H2SO8। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने 2 ऑक्सीजन का परऑक्साइड बॉन्ड डाल दिया, H2SO8 बन गया। ठीक है। फिर तीसरी चीज़, अगर मुझे कहा जाए कि यहाँ पे आपको H2O6 बनाना है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, H2O6 बनाने के लिए, H2O6 बनाने के लिए बस इन दोनों सल्फर के बीच में सारे ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। दोनों सल्फर के बीच में यहाँ से सारे ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। हो गया आपका। ठीक है। तो ये मैंने क्या क्या 3 बना दिया आपके सामने, H2O7, H2SO8, H2SO6। ये 3 स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ में सिमिलर होते हैं। अब आते हैं हम लोग H2S2O5 बनाते हैं। देखिए H2S2O5 में आपको ध्यान रखना होगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। H2S2O5 में H2S2O5 में यहाँ पर वो वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा कि यहाँ पर आपके पास 5 सल्फर है तो आप यहाँ पे SOS, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सल्फर और सल्फर का बॉन्ड होता है, सल्फर और सल्फर का बॉन्ड होता है, और फिर उसमें बाकी अब आपको क्या करना है, दोनों साइड पे हाइड्रोजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बाकी आपके पास क्या बचा है यहाँ पे अभी 3 ऑक्सीजन, 3 में से एक इसको जाएगा, एक इसको, उसके अलावा जो एक बचा हुआ है वो इसके पास जाएगा। तो ये H2S2O5 का स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल अलग है। तो आई थिंक इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। तो ये अगर आप याद रखते हो तो अच्छा है। अच्छा, H2S2O5 अगर आप बना सकते हो ना, तो H2S2O4 आप फटाफट बना दोगे। 5 में से बस एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, आप कौन सा ऑक्सीजन एटम है जो ऑड वन लग रहा है, वो है कोई भी ये जो अलग सा लग रहा है, इसको हटा दीजिए। ये क्या बन जाएगा, H2S2O4। दिस इज योर H2S2O4। काफ़ी आसान था। ठीक है। तो ये पैटर्न समझते जाइए, अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आपको एग्जाम में रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए H2S2O3 और H2S2O8, इसको बनाना है ना, तो आप सबसे पहले H2SO4 बना दीजिए। H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो वो कैसा होता था, वो ये होता था H2SO4 ऐसा होता था। बस आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से रिप्लेस कर देना है, एक ऑक्सीजन एटम को किसी एक सल्फर से रिप्लेस कर दीजिए। तो मैंने एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से रिप्लेस कर दिया। देखिए दिस इज योर H2S2O3। ठीक है। अब हमें बनाना है H2S2O2। इसके लिए भी अगेन हम पहले क्या बनाएंगे, H2SO3 बनाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, H2SO3। तो H2SO3 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो वो कुछ ऐसा होता था। ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर रिप्लेस करना है, किससे, सल्फर से, H2S2O2 बन जाएगा। तो ये मैंने आपको सिखाया है ऑक्सी एसिड्स और उनके ऑक्साइड वगैरह के स्ट्रक्चर, जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो भी अगर आप याद रखते हो तो अच्छा है। जैसे कि एक बहुत कॉमन स्ट्रक्चर होता है ब्लू क्रोम। ब्लू क्रोम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्लू क्रोम आप एक बार अच्छे से बना के रख लीजिए। ब्लू क्रोम भी आपको आ जाता है। कैरोज एसिड, कैरोज एसिड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो क्या होता था, H2SO5। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग H2 सल्फ्यूरिक एसिड बना दीजिए, और बस एक ऑक्सीजन की जगह पर वहाँ पर एक परऑक्साइड बॉन्ड डाल दीजिए। दिस इज़ योर कैरोज एसिड। ठीक है। और ब्लू क्रोम क्या होता था, ब्लू क्रोम इज CrO5। ब्लू क्रोम इज CrO5। तो CrO5 के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप इसको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो। सेंटर पे आपने क्या ले लिया है, यहाँ पर क्रोमियम, सेंटर पे क्रोमियम ले लिया, और उसके नेबर में आपने क्या रख दिया, ऑक्सीजन।
ये बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह एक इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हमने क्या किया है यहाँ पर, सिंपली उनके बीच में यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड को इस्टेब्लिश कर दिया है। ये देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये पेरोक्साइड, और यहाँ पर ये ऑक्साइड बॉन्ड। दिस इज़ योर ब्लू क्रोम, जिसको आप बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हो। तो ये सब भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको अगर आप याद रख ले तो आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये सब आप ड्रॉ कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए इनके। ये सब आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होने चाहिए, इन पे कभी भी क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब हमारे पास एक ही ग्रुप ऑफ ऑक्सी एसिड बचा हुआ है, वो है हेलोजन्स के ऑक्सी एसिड। तो मैं वो भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हेलोजन के ऑक्सी एसिड देखिए कौन कौन से जो आपको याद रखने हैं। एक तो है HClO4। HClO4 में इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर आपको लेना है क्लोरीन सेंटर एटम। ठीक है, एक ही ऑक्सी एसिड है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे आ गया। बाकी के सारे ऑक्सीजन इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप HClO4 बना दोगे। HClO3 बनाने के लिए क्या करना है, बस एक ऑक्सीजन कम करते चले जाइए। एक ऑक्सीजन हमने कम कर दिया, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, बस एक ऑक्सीजन की जगह वहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। ऐसे ही आप HClO3 बना सकते थे, HClO2 भी बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक ऑक्सीजन को कम करते चले जाना है। तो यहाँ पर HClO2 बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, HOCl डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपने क्या किया, 2 ऑक्सीजन कम कर दिए। अब फिर से वापस आपने HClO बनाना है, तो फिर से वापस आप जाओगे HOCl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl के पास 3 लोन पेयर बच जाएंगे। ठीक है, ये आपके हेलोजन्स के भी ऑक्सी एसिड्स हो गए, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ये हो गया। यहीं पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि वो मुझे यहाँ पर याद दिलाना चाहिए। हाउ टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ये पॉइंट, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ सेंटर एटम इज सेम देन एसिडिक strength is directly proportional to the oxidation number of that atom। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ में इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल बनाऊँ, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 7, यहाँ पे क्लोरीन का होता है 5, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होता है 1। आप यहाँ पर देखिए सेंटर एटम सेम है। ठीक है, सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी जो सेंटर एटम की, वही उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, कुछ ऑर्डर इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। ठीक है, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट देन हम उस जगह पर क्या यूज करेंगे, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है तो ऑक्सी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। तो चलिए इस पॉइंट को लिख भी लेते हैं। यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी that is directly proportional to the electronegativity of center atom। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया HClO4, HiO4,
HBrO4, इन तीनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की होती है, उसके बाद I की होती है, सबसे ज़्यादा होती है Cl की, फिर I की, सॉरी रॉन्ग लिख दिया मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HCl4, सेकेंड नंबर पे ये होगा और थर्ड नंबर पर ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl के बाद आती है Br की, Br के बाद आती है I की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे कंपैरिजन कर सकते हैं ऑक्सी एसिड्स में। तो जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी शो करता हूँ, जैसे कि अगर आपको कंपेयर करना है HNO3 और HNO2, तो दोनों देखिए ऑक्सी एसिड के सेंटर एटम सेम है, सिर्फ हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सी एसिड में कौन एसिडिक ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट याद रखने चाहिए। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट जो एक आप याद रख सकते हो, थर्ड पॉइंट वो है हाइड्रा एसिड्स के लिए भी, हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रा एसिड्स में जो साइज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि HI, HBr, HCl और HF, यहाँ पर अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ I का आएगा, फिर Br का, फिर Cl का, फिर F का। तो क्योंकि हाइड्रा एसिड्स में जो साइज़ होता है, साइज़ बढ़ने की वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, हाइड्रोजन ईजिली रिलीज हो जाता है, और हाइड्रोजन जितना आसानी से जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो ये आपके हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर और कुछ ऑक्सी एसिड्स के उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।